हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम GR0177 GRE पेपर को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने 20 तक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे हम 21 से स्टार्ट ले रहे हैं। तो हमारे पास 21 प्रॉब्लम है कि इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द रेशो ऑफ द वेवलेंथ फ्रॉम लेमन अल्फा रेडिएशंस N2 to N is equal to 1 to बाल्मर अल्फा रेडिएशन एज। तो यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के ट्रांजिशंस हैं, लेमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़। तो इसमें जो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं उसका हमने रेशो फाइंड करना है। इस रेडिएशन में हमारे पास ट्रांजिशन होगी 2 से n इज इक्वल टू 2 से n1 में, मतलब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। और दूसरे बाल्मर सीरीज़ में हमारे पास ट्रांजिशन होगी n3 से n2 में। तो हमने यहाँ पे वेवलेंथ का फ्रिक्शन ऑफ वेवलेंथ फाइंड करना है, दोनों का रेशो फाइंड करना है। तो हमारे पास वेवलेंथ के लिए फार्मूला गिवन होता है ट्रांजिशन में वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए RH रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 हमारे पास वो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ने आना है और n2 हमारे पास वो शेल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने आना है। मतलब दिस इज़ द फाइनल स्टेट और दिस इज़ इनिशियल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ट्रांजिशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है लेमन सीरीज़ में, हमारे पास जो फाइनल होता है वो हमेशा के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है और n इन्फिनिटी से शुरू होके 2 तक होता है n2। तो इस केस में हमारे पास जो गिवन है वो है कि अगर n हमारे पास n2 इक्वल टू 2 हो, मतलब सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन आए फर्स्ट शेल में, तो यहाँ पे हमारे पास जो एमिशन ऑफ रेडिएशंस होगी वो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये n2 इज इक्वल टू 2 है और ये n1 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेडिएशन एमिट होगी इसकी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है यूजिंग लेमन सीरीज फर्स्ट। तो इसको मैं लेमडा L कह देता हूँ। दिस इज इक्वल टू RH n2 1 डिवाइडेड बाई n1, यहाँ पे हमारे पास 1 है 1 स्क्वायर, माइनस n2 हमारे पास 2 है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि RH दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4। इसको अगर हम रीअरेंज करें, सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 3RH डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 1/लेमडा L। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि लेमडा L दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3RH। ये हमारे पास लेमन सीरीज़ में फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गया। लेमन सीरीज़ में हमारे पास यहाँ पे इस तरह की रेडिएशन ये वेवलेंथ ये हमारे पास ऑब्टेन्ड होगी। तो अब अगर हम दूसरे में देखें बाल्मर अल्फ़ा सीरीज़ में, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन होगी 3 से 2 में, यहाँ पे जो फाइनल स्टेट होता है इसके लिए ये हमेशा के लिए n इज इक्वल टू 2 होता है और सेकंड n2 जो होता है वो हमेशा के लिए इन्फिनिटी से लेकर n3 तक होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास गिवन है कि n2 दिस इज इक्वल टू 3, तो सेम फार्मूला को अगर हम यूज़ करें तो इसको हम लिखते हैं कि 1/लेमडा B बाल्मर इक्वल टू RH n2 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर हम ये इस फार्मूले में वो वैल्यूज पुट करें तो RH इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर हम ले ले 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास आएगा 36 और 9 माइनस 4। यहाँ पे अगर हमारे पास 9 माइनस 4 है n2 RH है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5RH डिवाइडेड बाई 36 आ जाएगा। ये 1 डिवाइडेड बाई लेमडा B हो जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद लेके तो ये लेमडा B दिस इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 5RH। तो हमने क्या करना है कि द रेशो ऑफ लेमन टू बाल्मर, तो रेशो के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे उस पर लेमडा L दिस इज इक्वल टू लेमडा B दिस इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3RH। ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड होके ऐसे हो जाएगा 5
RH डिवाइडेड बाय 36। तो ये हमारे पास 4 1 और 9 और 9 3 27 और RH कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 27। तो ये इन दोनों वेवलेंथ के दरमियान रेशो हमारे पास आएगा। तो पार्ट बी जो है ऑप्शन बी ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। दो किस्म की ट्रांजिशन थी हमारे पास, एक अल्फ़ा लेमन और दूसरा अल्फ़ा बाल्मर सीरीज़ की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जंप करना था n2 से 1 तक और यहाँ पे जंप करना था 3 से 2 तक। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरे एमिट हो रही थी यहाँ पे दोनों में, उसकी वेवलेंथ फाइंड की और दोनों का रेशो लिया जो कि 5 डिवाइडेड बाय 27 के बराबर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 22। इन एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व अ वेरी स्मॉल मून orbiting a planet and measure its maximum and maximum distance from the planet's centers and moon maximum orbital speed. Which of the following cannot be calculated from these measurement? एक एस्ट्रोनॉमर है, उसने एक प्लेनेट के गिर्द कहीं जाके एक मून को ऑब्जर्व किया। अगर हमारे पास प्लेनेट का मास हम कैपिटल M ले ले और स्मॉल m द मास ऑफ दिस मून, तो उसने क्या किया कि उसने, अगर ये हमारे पास एक मून है जो कि प्लेनेट पे ऑर्बिट कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका कोई जो ऑर्बिटल है ये कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। तो उसने यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस था ये दोनों फाइंड किए और इसके साथ साथ इसकी जो ऑर्बिटल मैक्सिमम स्पीड है वो भी फाइंड आउट किया। तो ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस R2 ये भी उसने फाइंड किए, इसकी मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड भी फाइंड की, इसका मास जो था वो स्मॉल m और इसका जो था वो कैपिटल M है लेट। तो कहते हैं कि नीचे दिए गए 5 पॉइंट्स में से कौन सा काम इन इंफॉर्मेशन से नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए मास ऑफ द मून। क्या हम इन कैलकुलेशन से मास ऑफ द मून निकाल सकते हैं? क्या हम मास ऑफ द प्लेनेट फाइंड कर सकते हैं? क्या हम मिनिमम स्पीड ऑफ द मून फाइंड कर सकते हैं? क्या हम पीरियड ऑफ द मून भी फाइंड कर सकते हैं? क्या हम सेमी मेजर एक्सेस ऑफ द ऑर्बिट भी फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल में जाते हैं कि ये जो मून ऑर्बिट करेगा अराउंड द प्लेनेट, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जो कि हमारे पास Fg बराबर होता है G कैपिटल M स्मॉल m और R स्क्वायर। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि वो सर्कल में मूव करे, तो वो हमारे पास होगी mv स्क्वायर और R। तो अगर हम ऐसे करें कि इन दोनों इक्वेशंस को, चूँकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दिस फोर्स विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास u बनेगा कि mv स्क्वायर ओवर r दिस इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन जाएगा। यहाँ पे एक r इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और m भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो चूंकि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है द वेरी फर्स्ट ऑप्शन कि क्या हम इन इंफॉर्मेशन से मास ऑफ द मून निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या हम ये m कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं कहता हूँ कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशंस को देखें तो ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m है तो इसका मतलब है यहाँ से हम m नहीं कैलकुलेट कर सकते स्मॉल m, कैपिटल M अलबत्ता हम निकाल सकते हैं। तो पार्ट बी रॉन्ग है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ द प्लेनेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर ये v स्क्वायर है जो कि ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमर ने फाइंड की हुई है, ये उसका जो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस था r था वो भी फाइंड किया हुआ है, g जो हमारे पास है वो कैपिटल कांस्टेंट है। तो ये m इस फार्मूले से पॉसिबल है कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये मास हम नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन है, यहाँ तक इन दो में ये वाला राइट ऑप्शन है। हम नेक्स्ट देखते हैं सी को। हम देखते हैं कि क्या सी में हम मिनिमम स्पीड ऑफ द मून निकाल सकते हैं। यस, ये भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो भी यहाँ पे मौजूद है जो कि इसका ऑर्बिटल स्पीड है।
अगर हम थर्ड में जाए, डी में जाए, तो डी में हम कहते हैं कि क्या हम पीरियड ऑफ द मून को भी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। यस, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को आगे ले जाए तो यहाँ पे v हमारे पास r ओमेगा के बराबर होता है और ओमेगा जो होता है वो 2π/t के बराबर होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर r इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये mr ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इस ओमेगा की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये ओमेगा की जगह पे ये हमारे पास एंगुलर स्पीड है जो कि 2π डिवाइडेड बाय t के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें mr 2π/t होल स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास u बनेगा कि mr 2π/t होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो इस इक्वेशन से हम t निकाल सकते हैं जो कि मिनिमम, जो कि पीरियड ऑफ द मून है। तो हम ये भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आखिर में है कि क्या हम सेमी मेजर एक्सिस की, यस इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं, ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। और हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो सेमी मेजर एक्सिस ही होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 23. A particle is constrained to move in a circle with a radius of 10 meter. At an instant, a particle's speed is 10 meter per second and is increased at a rate of 10 meter per second square. The angle between the particle velocity and acceleration vector is. तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं उस सर्कल का रेडियस जो है वो 10 मीटर है। लेट्स, यहाँ पे ये पार्टिकल पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेट कर रहा है कि ये इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं कि अचानक किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो हमने एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ एक किस्म की एक्सेलरेशन होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और ये हमेशा के लिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो यहाँ पे कोई लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में नहीं होती अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो। लेकिन अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है v, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, वो अचानक एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के एक्सेलरेशन होंगे। एक एक्सेलरेशन तो वही एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड द सेंटर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरी एक्सेलरेशन हमारे पास एक और एक्सेलरेशन होगी जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। ये लीनियर वेलोसिटी में चेंज की वजह से होगी। तो यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन सम ऑफ सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दो किस्म की एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम में होगी। अब हमने फाइंड करना है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर, नेट एक्सेलरेशन, इन दोनों में एंगल कितना होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी की डायरेक्शन में होगी और जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के सेंटर में कहीं पर होगी, इसी डायरेक्शन में ए। तो हम अगर इसके दो कंपोनेंट्स देखें इस एक्सेलरेशन की, तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट AT और AC ये हमारे पास आ जाएगी। तो चूंकि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा के लिए
वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होती है। वी स्क्वायर वी हमें गिवन है कि दिस इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 मीटर हमारे पास रेडियस ऑफ दी सर्कल है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन फाइंड करना है, मींस हमें ये थीटा चाहिए। सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस AC डिवाइडेड बाय AT। अगर दोनों की tan वैल्यू है हम पुट करेंगे तो tan थीटा दिस इज इक्वल टू 1 एम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अगर लेंगे तो 45 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल जो टोटल एक्सेलरेशन है इस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री के बराबर होगी। तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये बात याद रखें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में लिया, क्योंकि जब वेलोसिटी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसी डायरेक्शन में लीनियर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है। अगर ये डिक्रीज होती तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स होती। सो पार्ट सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 24। अ स्टोन इज थ्रोन at an angle of 45 degree about a horizontal x-axis in positive direction. If air resistance is ignored, which of the velocity versus time graph best represent Vx horizontal component of velocity versus time and vertical component Vy versus time respectively? तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम में बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टोन है जिसको 45 डिग्री पर यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे फेंका गया, तो इसकी जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। और यहाँ पे हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो कि इस पर इफ़ेक्ट होगी, ये मोशन जिससे इफ़ेक्ट होगी। तो हमने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज होगी उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जब चेंज होंगे तो उसके साथ अलग अलग हर एक के लिए हमारे पास ग्राफ गिवन है। तो हमने बताना है कि कौन सा ग्राफ किस वेलोसिटी को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ से हमने 45 डिग्री पर इस स्टोन को A stone is thrown at an angle of 45 degree about a horizontal x-axis in plus x direction। यहाँ पे फेंका गया है इसी डायरेक्शन में। अगर हम डिफरेंट प्लेसेस पर इसके कंपोनेंट्स ड्रा करें x और y कंपोनेंट, तो हम देख रहे हैं कि चूंकि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया गया है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं करेगी, इसलिए थ्रू आउट द मोशन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। और जब हम पीक पर पहुंचे तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट 0 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा। लेकिन जब हम पीक से दोबारा डाउनवर्ड शुरू हो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास इसी तरह का इसकी मोशन कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन इसका कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो हम 5 प्लॉट में से देखते हैं कि कौन सा किसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। पहले अगर हम Vx को देखें तो Vx के लिए हम देखते हैं कि Vx थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ में देखें तो ये कांस्टेंट ये टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, नॉट फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसलिए ये वाला Vx के लिए नहीं है। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि Vx चूँकि थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है इसलिए Vx बेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है सेकंड नंबर प्लॉट से, सेकंड नंबर ग्राफ से।
और ये अगर हम देखें तो ये भी सही नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चूंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो ये प्लस में होना चाहिए, ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये माइनस होगा, इसलिए ये प्लॉट सही नहीं है, ये वाला इसके लिए सही बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा इसको। फिर अगर हम इसका वेलोसिटी कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट देखेंगे तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो चूंकि यहाँ पे थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है तो ये भी हमारे पास ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डिक्रीज होना चाहिए। ये Vx के लिए कांस्टेंट, ये भी नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों यहाँ पे इस केस में क्या हमारे पास कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये इसके अगेंस्ट है कि यहाँ पे हमारे पास वी वाई कंपोनेंट डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट में इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक ग्राफ बच जाता है। इसमें अगर हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की डिक्रीज हो रही है 0 तक, यहाँ तक, जब पीक पर पहुँच जाता है तो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वी वाई के लिए बेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, ये थर्ड नंबर जो ग्राफ है ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर वाई कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन में अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास जो सेकंड ग्राफ है ये वी एक्स वर्सेस टाइम के लिए बेस्ट है, और जो वी वर्सेस टाइम के लिए है वो थर्ड वाला बेस्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन का कम्बिनेशन सी ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो पार्ट सी इज़ दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 25। 7 pennies are arranged in a hexagonal planar pattern so as to touch each neighbor as in figure। हमारे पास 7 पेनीज हैं जो कि इस तरह अरेंज है, एक सेंटर में रखा गया है और 6 उसके इर्द गिर्द अरेंज हुई हैं, इसी तरह कि ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एच पेनी एज यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। इनमें से हर एक का जो मास है वो m है और रेडियस स्मॉल r के बराबर है, और ये यूनिफॉर्म डिस्क हैं। What is the moment of inertia of the system of 7 pennies about an axis that passes through the center of the central penny। यहाँ पे अगर ये पूरा सिस्टम यहाँ पे एक्सिस के गिर्द मूव करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसी तरह के जो एक्सिस हैं, द एक्सिस इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेनीज। यहाँ पे इस तरह एक्सिस है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेनीज जिस सिस्टम को, और ये ऐसे रोटेट करे तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टोटल सिस्टम की क्या होगी। चूँकि हमें यहाँ पे गिवन है कि ईच वन एज अ यूनिफॉर्म डिस्क, अगर हर एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो यूनिफॉर्म डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कि वो I इज़ इक्वल टू 1/2 mr² के बराबर होगी। तो हमारे पास जो सेंट्रल पेनी है वो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² के बराबर होगी, लेकिन हम बाकियों को भी इसी तरह फाइंड करेंगे और फिर सबको एडअप करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि इनमें से इन 5 को इग्नोर करते हैं, कोई भी 5 हम इग्नोर कर लेते हैं। पहले हम इन 2 का सिस्टम ऑफ पेनीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। अगर ये ऐसे 2 पड़े हो और इसके गिर्द ये ऐसे मूव करे तो इन 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास सेंट्रल एक्सिस थ्योरम होता है, उसमें इसी तरह होता है कि अगर 2 रिजिड बॉडी हो और उनके दोनों का जो एक्सिस, इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम एक्सिस पर पड़ी हुई हो और वो मूव करे तो इनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो बराबर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज इक्वल टू 1/2 mr²। जो सेंट्रल वाले का होगा वो प्लस md²। जो d है वो दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो d है वो 2r के बराबर होगी।
क्योंकि ये भी आर हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ से फिर यहाँ तक भी आ रहे हैं, तो ये डी डिस्टेंस दोनों रिजिड बॉडी के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा और ये हमारे पास इनमें से हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका भी 1/2 mr², इसका भी 1/2 mr² प्लस एक टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगा जो कि m×2d², इन दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा कि 1/2 mr² प्लस m×2r²। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 mr² और वहाँ पे बन जाएगा 4mr प्लस 4mr²। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा 9/2 mr²। ये हमारे पास इन दो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब चूंकि हमारे पास इस तरह के 6 सिस्टम हैं टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सिस्टम है हमारे पास, जिसमें से दो पेनीज आपस में अटैच्ड हैं, एक ये और एक, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। तो इन सब सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 टाइम दिस होगा और साथ साथ एक पेनी इसके सेंटर में पड़ा हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलग से लिखेंगे। तो हम ऐसे कर लेंगे कि इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT होगा वो होगा 1/2 mr² सेंटर वाले का प्लस 9/2 mr², इनमें से सेंटर के साथ किसी एक को अगर मिलाए, इसी का ये एक का हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2 1 और 3 ये 27 हो जाएगा, 2 इसके LCM हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 mr² प्लस 27 mr²। तो इसको अगर हम एड अप करेंगे तो ये 2 27 54 प्लस 1 55 डिवाइडेड बाई 2 mr²। ये हमारे पास इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास मिलता है ऑप्शन डी में, ये वैल्यू ऑप्शन डी में हमें गिवन है। सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट ऑप्शन।